Hello dear learners, I welcome you on MNP English classes. आज के वीडियो में मैं आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन से रिलेटेड कोई बात बताऊंगा। हालांकि आप लोग जानते हैं, जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़े हैं वो अच्छे से जानते हैं इस बात को कि मैं कभी भी ट्रांसलेशन वगैरह पढ़ाना नहीं चाहता, या मुझे लगता है कि ये चीजें पढ़ाने की है नहीं। क्योंकि अगर आपके ग्रामर के लॉजिक क्लियर हो, कुछ बेसिक फंडामेंटल ठीक ठाक हो, तो आपको ट्रांसलेशन अपने आप हो जाते हैं, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे यूट्यूबर्स के बारे में बात करना चाह रहा हूं जिनके लाखों लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, और हमारा दुर्भाग्य ऐसा है एजुकेशन सिस्टम में कि बच्चे उनसे काफी ज्यादा इंटरेक्ट है, इन्फ्लुएंस्ड हैं, लेकिन वो ग्रामर को जिस एंगल से देख और दिखा पाते हैं वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज के वीडियो में मैं एक ऐसे ही यूट्यूबर का नाम तो नहीं लूंगा, और नाम लेना मुझे कहीं से ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है एक सेंटेंस के इंग्लिश ट्रांसलेशन को लेकर के, वो देख करके बड़ा आहत हुआ। और मुझे बिल्कुल ये लगा, ये बात मुझे बड़ा झकझोर दिया कि मतलब किस तरह से आज के इस लाइफस्टाइल में फेक पीपल किस तरह से अपने आप को दिखा पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, और उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि बच्चे उनसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो आज के वीडियो में मैं एक एक चीजों को समझाते हुए ले चलूंगा आपको, और आपको ये बात खुद रियलाइज होगा कि किस तरह से आप ठगे जाते हो। तो YouTube एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहां एक से एक अच्छे टीचर्स हैं, एक से एक अच्छे एंटरटेनर हैं जो आपको एंटरटेन करते रहते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास स्किल नहीं है, या पर्टिकुलर उस चीज को लेकर के जिस पे वो अपने वीडियो शूट कर रहे हैं उसकी अच्छी तैयारी नहीं है। खास तौर पे मुझे बच्चे जानते ही हैं कि टीचर और डॉक्टर्स ये दो ऐसे प्रोफेशन हैं जो बड़े ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जॉब हैं, और इसमें किसी भी तरह का अगर एक्सपेरिमेंट किया जाए या इस पे किसी भी तरह का हम कह सकते हैं कि इमेच्योरिटी दिखा दी जाए तो वो काफी ज्यादा बच्चों के लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो आज की वीडियो बिना नाम लिए मैं जरूर इस बात को बताऊंगा कि किस तरह से लोगों ने लाखों लाखों सब्सक्राइबर बना लिए हैं केवल अपनी बातों से। वो अच्छी अच्छी बात कर पाते हैं, वो जोकर की तरह एक्टिंग कर पाते हैं, वो चीजें हम लोग से हो नहीं पाती। और इसका हालांकि कह सकते हैं दोनों प्रोस्पेक्ट हैं। कुछ चीजें नेगेटिव हैं कि हमारे पास उस तरह के सब्सक्राइबर नहीं हैं, उतने ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं, लेकिन सुकून इस बात का है कि जो भी सब्सक्राइबर हैं वो एकदम चीजों को सीखने वाले हैं, वो सीरियस लर्नर हैं, तो अपने आप को इतने से भी काफी सुकून मिल जाता है। तो आज मैं एक्सप्लोर करता हूं और उस चीज को भी एक्सपोज करता हूं कि वो किस तरह से एक्सप्लेनेशन को दिया गया था। एक सेंटेंस है, मैं आपको बता दूं ट्रांसलेशन को लेकर के, और आपको ये भी काफी हद तक ये बात फील होगा। वीडियो के लास्ट में देखिएगा, आप खुद समझ पाएंगे इन चीजों को कि ट्रांसलेशन करना भी कहीं न कहीं एक टेक्निकल प्रोस्पेक्ट को जानने के बाद ही आप ट्रांसलेशन को इजीली कर पाते हो। तो ट्रांसलेट करना उतना ही आसान होगा जितना आपके ग्रामर के फंडामेंटल क्लियर होंगे। तो आज की वीडियो मैं स्टार्ट करता हूं एक सेंटेंस लिखते हुए। पहले आपको मैं बता दूं, एक सेंटेंस है जिसका ट्रांसलेशन आपको यहां पे दिखाऊंगा, बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। तो सेंटेंस ये है, मेरा दोस्त सोया है। अब इस सेंटेंस का हमें ट्रांसलेशन करना है। हालांकि इसके ट्रांसलेशन आप देख चुके होंगे और उसमें देखा भी होगा आपने कि उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, और उस एक्सप्लेनेशन को मैं अच्छे से डिकोड कर सकूं, समझा सकूं, इसके लिए मैं आपको तमाम बातों को रिलेट करते हुए इस सेंटेंस के ट्रांसलेशन को मैं लास्ट में समझाऊंगा। पहले आप एक दो बातें अच्छे से समझ लें। सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आप इसे देखें। सेंटेंस है, दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। सेंटेंस है, दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। आप यहां देख रहे हैं कि इज वर्ब है, दिस क्वेश्चन सब्जेक्ट है। और एक बात आप और जानते होंगे, मैं बार बार अपने वीडियोज में इन सब चीजों को डिस्कस करता रहता हूं,
तो मुझे ये काफी मतलब हद तक ये मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आप इस बात को जानते होंगे कि ये इज जो है ये लिंकिंग वर्ब है। बी के जितने भी फॉर्म है, इज, एम, आर, वाज, वर, जब ये मेन वर्ब की तरह एक्ट करते हैं तो ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब आप जानते हो वो सब्जेक्ट के स्टेट को बताते हैं। तो ये बता रहा है कि ये जो दिस क्वेश्चन, ये जो सब्जेक्ट है इसका स्टेट बता रहा है कि इसका स्टेट है कि ये दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। अच्छा, डिफिकल्ट जो है ये कॉम्प्लीमेंट है इस सब्जेक्ट दिस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन को हमने डिफिकल्ट कहा है, तो जब इस क्वेश्चन का ही डिस्क्रिप्शन है तो इस क्वेश्चन को ही डिफाइन कर रहा है, तो ये डिफिकल्ट जो है ये दिस क्वेश्चन का कॉम्प्लीमेंट हो गया। लिंकिंग वर्ब जब भी आते हैं, लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट लिखे जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होते हैं या तो एडजेक्टिव। यहां पे मैं एडजेक्टिव लिखा हूं, ये डिफिकल्ट है, ये एक एडजेक्टिव है जो कि कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है इस सब्जेक्ट दिस क्वेश्चन के लिए। अच्छा, अगर ये बात आप जान पा रहे हो तो आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब यहां पे आप देख रहे हो कि यहां पे भी इज जो है वो लिंकिंग वर्ब है। अच्छा, एक बात और आप जानते होंगे कि ये जो लिंकिंग वर्ब दोनों सेंटेंस में यूज हुए हैं, इन दोनों ही सेंटेंस में ये मेन वर्ब है, क्योंकि सेंटेंस में एक ही वर्ब है। अच्छा, कोई भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब तब होता है जब उसके आगे मेन वर्ब लिखा गया हो। अब इन दोनों के आगे मेन वर्ब लिखा नहीं गया, जिसका मतलब ये खुद मेन वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब जब भी यूज होते हैं वो मेन वर्ब की तरह यूज होते भी हैं, तो ये लिंकिंग वर्ब हो गया। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि दिस सब्जेक्ट है और ऊपर के सेंटेंस में आपने देखा दिस क्वेश्चन सब्जेक्ट है। अच्छा, अब इस दिस का कॉम्प्लीमेंट क्या है? दिस इज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन? अब इस क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए यहां पर लिखा गया क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन? डिफिकल्ट। तो ये जो डिफिकल्ट है इस क्वेश्चन को डिफाइन कर रहा है, और इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नाउन है, नाउन को जो डिफाइन करता है वो एडजेक्टिव होता है। तो ये डिफिकल्ट हो गया एडजेक्टिव। तो आप देख रहे हो कि दोनों सेंटेंस ऑलमोस्ट मीनिंग में सेम है, हालांकि इसमें स्ट्रेस करने के लिए डिफिकल्ट को लास्ट में लिखा गया, यहाँ पे डिफिकल्ट को नाउन के पहले गया, तो यानी वो स्ट्रेस डिफिकल्ट वर्ड का जो था वो कम हो गया, वो अलग की बात है। लेकिन ऑलमोस्ट इन दोनों सेंटेंस की मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही सेंटेंसेस जो हैं सेम मीनिंग को कन्वे करते हैं। तो आप देख रहे हो कुछ ग्रामेटिकल प्रोस्पेक्ट आप देख लें कि यहाँ पे जो दिस है वो क्वेश्चन नाउन के साथ आया है, तो इस नाउन के पहले डिटर्मिनर की तरह एक्ट कर रहा है। आप सब लोग जानते होंगे कि जो दिस दैट होते हैं, दीज दोज होते हैं, दिस दैट दीज दोज, ये डिटर्मिनर भी होते हैं और ये प्रोनाउन भी होते हैं। मैं कह रहा हूं कि ये जो दिस दैट दीज और दोज, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये दो तरह से एक्ट करते हैं, ये प्रोनाउन भी होते हैं। एक बात जो मैं आपको बार बार कहता रहता हूं कि ग्रामर की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि एक ही वर्ड के मल्टीपल फंक्शन होते हैं। अच्छा, जब तक हमें उस सेंटेंस में उस पर्टिकुलर वर्ड का फंक्शन ना पता हो तब तक ये बहुत ही मुश्किल होगा कि हम उसके यूज को सेंटेंस में सही तरीके से अप्लाई कर पाए। तो दिस दैट दीज दो तरह से होते हैं, एक तो प्रोनाउन की तरह एक्ट करते हैं, दूसरा ये डिटर्मिनर होते हैं। अब आप फंक्शन को जान करके ही आप जान पाओगे कि दिस दैट दीज दो सेंटेंस में जब यूज हुआ है तो वो डिटर्मिनर है कि प्रोनाउन है। अगर ये किसी नाउन के साथ है, डिटर्मिनर हमेशा नाउन के साथ आते हैं, नाउन को डिटर्मिन करते हैं। तो यहां आप देख रहे हो कि ये जो दिस है इस क्वेश्चन के साथ आया है, तो इस मतलब इस क्वेश्चन को ये डिटर्मिन कर रहा है, तो ये डिटर्मिनर है। अच्छा, ये जब प्रोनाउन होंगे तो प्रोनाउन आप जानते हैं नाउन की तरह एक्ट करते हैं, नाउन की जगह पे आते हैं, नाउन की तरह एक्ट करते हैं। नाउन का फंक्शन क्या है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बनना। तो आप यहां पे देख रहे हो कि ये दिस ही सब्जेक्ट है, ये खुद सब्जेक्ट की तरह रोल कर रहा है, इसके साथ कोई नाउन नहीं है, तो ये खुद जब सब्जेक्ट है तो ये प्रोनाउन है। तो इन दोनों सेंटेंस में आपने पहले तो देखा कि दिस के फंक्शन में अंतर आया कि यहां दिस डिटर्मिनर हुआ और यहां पे दिस प्रोनाउन हुआ। दूसरी बात आप यहां पे देख रहे थे कि ये डिफिकल्ट कॉम्प्लीमेंट था इस दिस क्वेश्चन के लिए। यहां पे इस दिस का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए जो डिफिकल्ट लिखा गया वो एडजेक्टिव है। यानी एक चीज हम समझ पा रहे हैं इन दोनों सेंटेंस को देख करके कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अच्छा, ये बातें काफी आसान लगती हैं जब हम एडजेक्टिव इस तरह के लिखे हों, लेकिन अगर हम सेंटेंस को कुछ इस तरह से लिख दें
जैसे एक सेंटेंस है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहां पे आप देख रहे हैं इज लिंकिंग वर्ब है, दिस आपका सब्जेक्ट है, और एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये पूरा इस लिंकिंग वर्ब के बाद आया हुआ इस दिस का कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, इस पूरे कॉम्प्लीमेंट को भी अगर आप ध्यान से देखें तो आर्टिकल से स्टार्ट हुआ है। तो आप जानते हैं अगर किसी फ्रेज के पहले अगर हम आर्टिकल लगा, फ्रेज का मतलब है मोर देन वन वर्ड, जहां एक से ज्यादा वर्ड एक साथ आ जाते हैं तो वो फ्रेज हो जाता है। तो इस फ्रेज में अगर आप देखो तो आर्टिकल से स्टार्ट हुआ है, तो आर्टिकल किसी नाउन के पहले ही आ सकता है, इसका मतलब ये जो फ्रेज है ये नाउन फ्रेज है। अच्छा, अब इस नाउन फ्रेज में भी अगर आप देखें तो क्वेश्चन जो है ये नाउन है, दिस इज अ क्वेश्चन। और व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए हमने यहां पे लिख दिया इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक बात जो आपको समझ लेना है कि ये जो वर्ब के आईएनजी फॉर्म है, वर्ब का ये जो फोर्थ फॉर्म है, या कह सकते हैं वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है, वो सेंटेंस में ऐसे कहा जाए तो तीन तरह से यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर मतलब इसको बड़े एंगल से देखा जाए तो हम कह सकते हैं वर्ब के आईएनजी फॉर्म को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक फाइनाइट वर्ब की तरह, और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह। अब ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या है, ये थोड़ा सा मैं आपको यहां बता देता हूं। फाइनाइट वर्ब का मतलब समझो आप कि किसी सेंटेंस में जब कोई वर्ब मेन वर्ब की तरह एक्ट करे। आप जानते हैं कि मेन वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट और टेंस पे डिपेंडेंट होता है। तो जब कोई वर्ब का फोर्थ फॉर्म मेन वर्ब की तरह एक्ट करे तो उसको हम कहेंगे फाइनाइट। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए आप कि जब भी आईएनजी फॉर्म फाइनाइट होगा तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर लगा होगा। जैसे मैं कह दूं, अगर मैं सेंटेंस लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एक सेंटेंस, राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब आप देखो इज सिंगिंग वर्ब फ्रेज है भाई, एक से ज्यादा वर्ब एक साथ आ गए तो वो वर्ब फ्रेज हो गया। अब इस वर्ब के फ्रेज में आप देखो तो इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और सिंगिंग जो है मेन वर्ब है। तो यहां पे ये सिंगिंग मेन वर्ब है, तो जहां पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब की तरह एक्ट करता है वहां पे वो फाइनाइट होता है। अच्छा, जब वो नॉन फाइनाइट होगा तो जाहिर सी बात है फाइनाइट का अपोजिट यानी वो मेन वर्ब की तरह एक्ट नहीं करेगा। अच्छा, एक बात आपको और जान लेना है कि किसी भी सेंटेंस में या किसी क्लॉज में एक ही मेन वर्ब आ सकता है, यानी एक ही फाइनाइट वर्ब आ सकता है, उसके अलावा जो वर्ब होंगे वो फाइनाइट नहीं हो सकते हैं, फिर वो नॉन फाइनाइट होंगे। तो अगर वर्ब का एनजी फॉर्म मेन वर्ब की तरह एक्ट करेगा तो उसे हम फाइनाइट कह लेंगे, लेकिन अगर वो मेन वर्ब की तरह एक्ट नहीं कर रहा है तो वो नॉन फाइनाइट होगा। जैसे मैं कह दूं राजू लाइक डांसिंग। अब आप देख रहे हो कि डांसिंग और लाइक ये दो मेन वर्ब तो हो नहीं सकते सेंटेंस में, इसमें एक ही मेन वर्ब होगा। अच्छा, ये जो लाइक्स है सॉरी, यहां लाइक्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जो बच्चे इंग्लिश को थोड़ा भी बेहतर तरीके से जानते होंगे वो ये जरूर जानते होंगे कि वर्ब का फर्स्ट और सेकंड फॉर्म सेंटेंस में कभी भी यूज होंगे तो वो हमेशा मेन वर्ब ही होंगे। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो वर्ब का फर्स्ट और सेकंड फॉर्म होता है अगर वो सेंटेंस में आया हो तो वो कभी भी यूज होगा तो वो मेन वर्ब ही होगा। तो इसका मतलब ये मेन वर्ब हो गया। तो अगर ये मेन वर्ब हो गया तो दूसरा मेन वर्ब हो नहीं सकता है। हमने कहा कि जो मेन वर्ब होते हैं वो फाइनाइट, तो इसका मतलब ये फाइनाइट है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये नॉन फाइनाइट है। तो ये डांसिंग आपका नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। अच्छा, अब ये डांसिंग एक्ट क्या कर रहा है आप देख लो, राजू लाइक्स, व्हाट डज राजू लाइक, तो ये व्हाट का रिप्लाई है। तो किसी वर्ब के लिए व्हाट का रिप्लाई जो होता है, हुम का जो रिप्लाई होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये नाउन है। जब ये नाउन की तरह एक्ट करेगा तो हम इसको ग्रामर के लैंग्वेज में कहते हैं कि ये जेरंड है। नॉन फाइनाइट में भी ये दो तरह से यूज हो सकते हैं। पहला मैंने कहा अभी सेंटेंस में हमने यूज करके दिखाया, ये है जेरंड। और जो दूसरा यूज है वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा, यहां ये ध्यान रखना है कि जब ये जेरंड की तरह यूज होगा
तो मैंने कहा कि जब ये जेरंड होगा तो ये हमेशा नाउन की तरह ही एक्ट करेगा, ये हमेशा श्योर एंड सर्टेन है, ये कभी बदलना नहीं है। और जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, यही फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए एक बात समझिए, ये दोनों नॉन फाइनाइट है, जेरंड चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये दोनों मेन वर्ब नहीं होंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब ये जेरंड होगा तो ये नाउन की तरह एक्ट करेगा, और जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तब ये एक्ट करेगा एडजेक्टिव की तरह। अच्छा, ये हम कैसे पहचान सकते हैं? ये आपको इस सेंटेंस में दिख जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। हमने कहा कि लिंकिंग वर्ब जब भी यूज होते हैं वो मेन वर्ब होते हैं, तो ये आपका मेन वर्ब हो गया। तो एक वर्ब और लिखा है इंटरेस्टिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये मेन वर्ब होना नहीं है। अच्छा, ये क्या हो सकता है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म अगर फाइनाइट नहीं है तो नॉन फाइनाइट होगा। नॉन फाइनाइट भी दो तरह के, एक जिरंड और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर ये जिरंड होता तो ये नाउन की तरह काम करता, लेकिन आप यहां देख रहे हो कि ये नाउन नहीं है, क्योंकि ये खुद नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। दिस इज अ क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन? इस क्वेश्चन नाउन को डिफाइन कर रहा है, नाउन को जो डिफाइन करता है उसको हम एडजेक्टिव कह लेते हैं। तो यहां पे आप देख रहे हो कि ये जो इंटरेस्टिंग है ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, नॉन फाइनाइट है। ये चीजें आप जब समझ लेते हो तब अब काफी आसान हो जाता है आगे इस बात को भी समझ लेना। इस सेंटेंस को हमने लिखा कि दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर हम चाहें तो जैसे पिछली सेंटेंस को हमने लिखा था, इसको भी हम इसको मतलब कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं, दिस क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके नीचे एक सेंटेंस में और लिख देता हूं, हो जाएगा शी इज डांसिंग देयर। पहले मैं नीचे के सेंटेंस समझा दूं। आप देख रहे हो इज डांसिंग, इसमें डांसिंग में डांसिंग आपका मेन वर्ब है और इज है आपका हेल्पिंग। इस हेल्पिंग वर्ब के बाद ये मेन वर्ब आया है। सेम स्ट्रक्चर तो यहां भी बन जा रहा है, जैसे इज के बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म था, उसी तरह से इज के बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो क्या यहां पे हम इसको हेल्पिंग वर्ब मान लें और इसको मेन वर्ब मान लें? तो आपका सीधा सा रिप्लाई होगा कि ये गलत हो जाएगा। स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन दोनों के ग्रामेटिकल फंक्शन एकदम बिल्कुल अलग हैं। मैं कह दूं शी इज डांसिंग देयर, यहां पे इज हेल्पिंग वर्ब है और डांसिंग मेन वर्ब है, मतलब इज के बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यहां भी इज के बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। लेकिन यहां पे इज हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म मेन वर्ब है, यहां पे इज हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं है। फोर्थ फॉर्म तो है लेकिन ये मेन वर्ब नहीं है। अच्छा, ये हम कैसे कॉन्फिडेंटली कह पा रहे हैं कि यहाँ पे ये मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये मेन वर्ब है? मैंने शुरू में ही कहा कि ये जो लिंकिंग वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट के स्टेट को बताते हैं। तो हमने बताया कि दिस, अब दिस का स्टेट क्या है कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दिस हमने डेमोन्स्ट्रेट किया कि भाई ये जो है ये क्या है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये जो बी के फॉर्म होते हैं जब वो मेन वर्ब की तरह यूज होते हैं, लिंकिंग वर्ब की तरह एक्ट करते हैं, तो वो सब्जेक्ट का स्टेट बताते हैं। अब एक सिंपल सी बात है, यहां पे हमने लिखा शी इज डांसिंग देयर, तो इज हेल्पिंग वर्ब है और डांसिंग मेन वर्ब है। अब सब लोग जानते हो कि इज एमआर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। अच्छा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम करते क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है? जैसे कोई एक्शन, मान लो आप कि इस समय 3 बज रहा है और कोई एक्शन मैंने शुरू किया था 2 बजे। अगर हमने 2 बजे शुरू किया, इस समय 3 बज रहा है और ये एक्शन हमें करना है 4 बजे तक, तो अगर इस समय 3 बज रहा है तो जाहिर सी बात है ये एक्शन अभी क्या है? इनकम्प्लीट। आप सब लोग जानते हो कि अगर कोई एक्शन कंटिन्यूअस का मतलब क्या, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कॉन्टिन्यूअस है। हाँ, जब वो कंप्लीट हो जाएगा, जब ये 4 बजे तक एक्शन करना है, जब 4 बज जाएगा तो एक्शन कॉन्टिन्यूअस से परफेक्ट स्टेट में चला जाएगा। लेकिन फिलहाल जब तक ये 4 नहीं बजता है, 2 से 4 के बीच में कहीं भी होगा, 3 बजे, 3:30 पे हो जाए, 2:15 पे हो जाए, जो भी टाइम हो, इसके बीच में ये कॉन्टिन्यूअस होगा। ये तब तक कॉन्टिन्यूअस रहेगा जब तक ये परफेक्ट स्टेट में न पहुंच जाए। तो कॉन्टिन्यूअस ये होता है कि मतलब कोई ऐसा एक्शन जो कंप्लीट न हुआ हो, जो कंप्लीशन की तरफ जा रहा हो, वो कंटिन्यूअस होता है। जब तक वो कंप्लीशन को अचीव नहीं कर लेता है तब तक वो कंटिन्यूअस होता है। तो इसका मतलब है कि शी एक सब्जेक्ट है जो किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, एक बात आप जानते होंगे, मैंने पिछले कुछ वीडियो में भी बता रखा है आपको
कि वर्ब दो तरह के होते हैं, एक एक्शन और एक वो वर्ब जो स्टेट बताए। जो एक्शन बताए, एक्शन का मतलब कोई एक्टिविटी, कुछ होना, कुछ करना। स्टेट का मतलब कुछ होना करना नहीं, किसी का स्टेट में होना। स्टेट का मतलब बीइंग, कुछ होना, मतलब कोई किसी स्टेट में है। मैं कह दूं दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो ये दिस का स्टेट है। हम ये नहीं बता रहे कि दिस कुछ कर रहा है, दिस को कुछ हो रहा है, हम बता रहे हैं कि दिस का स्टेट क्या है, कि वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं कह दूं मोहन इज अ टीचर। अगर मैं कह दूं मोहन इज अ टीचर, तो यहां पे हम मोहन के किसी एक्शन को, किसी एक्टिविटी को नहीं बता रहे हैं कि मोहन कुछ कर रहा है या मोहन कुछ हो रहा है। हम बता रहे हैं कि मोहन का स्टेट क्या है। मोहन का स्टेट है कि वो एक डॉक्टर है। तो स्टेट और एक्शन को बताने दो वर्ब होते हैं। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ये तभी होगा जब कोई एक्शन चल रहा होगा, और वो एक्शन जब तक कंप्लीशन को अचीव नहीं करता है तब तक वो कंटिन्यू, यानी इसमें एक्शन का होना जरूरी है। तो ये शी सब्जेक्ट है और ये किसी एक्शन को परफॉर्म कर रही है। शी इज डांसिंग देयर, मतलब शी कुछ कर रही है, अभी डांस कर रही है, अभी वो एक्शन इनकम्प्लीट है, कंप्लीशन के स्टेज में नहीं पहुंची है। तो यहां एक्शन हो रही है। लेकिन एक बात बताओ, अगर आप देख लो दिस क्वेश्चन, अगर हम इसको सब्जेक्ट देख रहे हैं, तो क्या क्वेश्चन कोई एक्टिविटी कर रही हो क्या? जाहिर सी बात है, क्वेश्चन कोई एक्टिविटी नहीं कर रही होगी, बल्कि हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन का स्टेट क्या है, कि वो इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन कुछ कर नहीं रहा है, क्वेश्चन कुछ हो नहीं रहा है, बल्कि हम बता रहे हैं कि उस क्वेश्चन का स्टेट क्या है, कि वो इंटरेस्टिंग है। तो इसका मतलब है ये जो सब्जेक्ट है ये किसी एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये जो शी सब्जेक्ट है ये किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो कंटिन्यूअस तभी होगा जब कोई एक्शन हो और वो इनकम्प्लीट हो। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये दिस एक्शन के लिए स्टेट है। अगर ये स्टेट है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमने यहां गलत लिख दिया। इसका मतलब ये लिंकिंग वर्ब है, और अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन का स्टेट है कि वो इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग होना उसका स्टेट है। और ये आप जान गए कि नॉन फाइनाइट प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल किस तरह से काम करते हैं? वो किसी नाउन प्रोनाउन को कॉम्प्लीमेंट या डिस्क्रिप्शन हो सकता है, एडजेक्टिव, तो इसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग। तो ये बातें आप समझ लें। सेम चीज अब हम इसको सेंटेंस में ट्रांसलेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं। एक सेंटेंस है, रेलगाड़ी स्टेशन पर खड़ी है। तो यहां पे हम कह रहे हैं रेलगाड़ी स्टेशन पे खड़ी, तो कहेंगे द ट्रेन इज स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म, एट द प्लेटफॉर्म। अब आप देख रहे हो कि इज यहां वर्ब है, एक स्टैंडिंग वर्ब है, द ट्रेन सब्जेक्ट है। अगर ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है तो हम ट्रेन का क्या बता रहे हैं, कोई एक्टिविटी या स्टेट? तो सिंपल सा आंसर है कि ट्रेन की हम किसी एक्टिविटी को नहीं बता रहे हैं, ट्रेन के स्टेट को बता रहे हैं कि ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है, यानी उसके हम स्टेट को बता रहे हैं। और स्टेट को बताने के लिए हमें लिंकिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो ये जो इज लिखा है ये लिंकिंग वर्ब है, यानी लिंकिंग वर्ब जब भी सेंटेंस होते हैं वो मेन वर्ब होते हैं। तो फिर ये स्टैंडिंग क्या है? ये स्टैंडिंग जो है ट्रेन का स्टेट है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जैसा कि हम अभी बता रहे थे। तो यहां पे जो स्टैंडिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये मेन वर्ब नहीं है, इसका आप ध्यान देंगे। तो ये है स्टेट, किसका स्टेट है? ट्रेन का। मतलब कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब हमें लगता है कि काफी हद तक हम बहुत नजदीक है ऊपर के सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेने के लिए। एक बार आप ध्यान से देख लेंगे वीडियो को अच्छे से, तो बातें काफी क्लियर हो जाएंगे। अगला सेंटेंस है मेरा दोस्त सोया है। अब किसी महानुभाव ने इसका जो एक्सप्लेनेशन किया वो देखो कुछ इस तरह से किया कि मेरा दोस्त सोया है। सोया है इसका मतलब वो पहले से सोया था, अभी सोया है और आगे अभी सोया रहेगा। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि अभी 3 बज रहा है, कोई एक्टिविटी 2 बजे शुरू हुई और खत्म 4 बजे होगी।
तो मान लो वो 2 बजे सोया तो अभी सोया है, 4 बजे तक सोना है तो अभी वो एक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिख दिया। लेकिन ये बात मतलब कितने शर्म की है कि लैंग्वेज को पढ़ाने वाला कोई टीचर जिसके लाखों लाखों सब्सक्राइबर है, और बच्चों को मैं क्या कहूँ, बच्चे तो ठीक है, फिर भी मैच्योर है, उन्हें चीजों को समझने की अपनी उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो चीजों को देख समझ नहीं पाते। लेकिन फिर भी जो मुझसे जुड़े हुए बच्चे हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि फिर ग्रामर को हम यूं ही मतलब कुछ भी कह दें, कुछ भी बता दें, ऐसा तो मतलब बिना सिर पैर के बात, बिना लॉजिक के कह देना, वो मतलब मैं बिलीव नहीं करता, ना मैं चाहता हूं कि मुझसे पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट चैनल पे बना रहे न बना रहे, वो उसकी इच्छा है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर यहाँ बना रहे तो इंग्लिश को एंजॉय करे, सीखे, सीरियस लर्नर की तरह, बिना सिर पैर की बात, बिना लॉजिक, इररिलेवेंट बातों को कह देना, सुन लेना, ऐसा रूल है ऐसा कह देना, तो जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो जाओ, जब तक आप लॉजिकली बात को रिलेवेंट वे में समझ और समझा ना पाओ, तब तक किसी बात को आप सुन समझ मान मत लिया करो। बच्चे का क्यूरियस होना, डाउट करना बहुत जरूरी है। जब वो डाउट कर रहा है, किसी चीज को जानना चाहता है, किसी भी बात को समझने के पीछे लॉजिक जानना चाहता है, तो वो सही ट्रैक पे, फिर वो सीख रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो फिर वो निश्चित रूप से डायरेक्शन से गलत है। मेरा दोस्त सोया है, तो यहाँ सोना होना मतलब वो सोया है तो उसका स्टेट है कि कोई एक्टिविटी है। खुद आप सोच लो कि सोया है तो ये उसका स्टेट है। तो हम इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो हम कहेंगे माय फ्रेंड इज स्लीपिंग। अब महान भाव ने क्या एक्सप्लेनेशन दे दिया कि मेरा दोस्त सोया था, अभी सोया है, अभी सोया रहेगा आगे, तो अभी सोया हुआ है तो ये इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, स्लीपिंग मेन वर्ब हो गया, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस उन्होंने बना दिया। अब उन्होंने एक बहुत बढ़िया बच्चों को कह सकते हैं कि गोल मोल घुमाने के लिए एक बढ़िया सा बात भी उसमें बोल दिया कि बच्चे अक्सर रहा है, रही है देखते हैं तो वो कॉन्टिन्यूस मानते हैं, लेकिन देखो आप सोया है लिखा है, यानी या है, ये है, जनरली हम पास इंडेफिनिट मान के बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब वो थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए बहुत हो गया। लेकिन आप इस बात को समझो, यहाँ पे ये इज हेल्पिंग वर्ब और ये स्लीपिंग मेन वर्ब बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही गलत एक्सप्लेनेशन है, इसको बहुत ही गलत तरीके से समझाया गया है। यहाँ पे जो इज है वो लिंकिंग वर्ब है, माय फ्रेंड सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट का स्टेट बताया गया है कि वो स्लीपिंग स्टेज में है। तो ये इसका स्टेट है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसको आपने मेन वर्ब कह दिया। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ट्रांसलेशन सीखने समझने के लिए मतलब बहुत आसान कर देती है। फिर ट्रांसलेशन करने के लिए हमें बोलने के लिए कई बार हमें होता है, कई एग्जाम होते हैं हमारे, हम जिस तरह के एग्जाम को मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं, डील करते हैं, वहाँ एयरफोर्स एनडीए वगैरह के बहुत बच्चे होते हैं, या जो बच्चे एसएससी सीजीएल वगैरह एग्जाम देते हैं, वहां पे भी आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर देना होता है। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी हमें इंग्लिश में लिखना होता है। तो फिर ये चीजें अगर आप ग्रामर को अच्छे से नहीं समझते तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा था, दिस क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग, जैसे मैं कह दूं कि दिस बुक इज, चलिए मैं एक सेंटेंस और समझाता हूं आपको, शायद मेरी बात सुन। मतलब इंग्लिश को आप ट्रांसलेट करते हो तो ट्रांसलेट क्या मतलब, ट्रांसलेशन क्या है, मतलब एक सेंस का किसी दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसफर हो जाना। तो सेंस सेम होना चाहिए। अच्छा, सेंस सेम हो, लेकिन हमें दो चीजों का ध्यान देना है। पहली चीज तो ग्रामर ना गलत हो, दूसरी बात सेंस ना उसका किल हो जाए। इन दोनों बातों को ध्यान देकर के करना चाहिए। एक सेंटेंस में लिखता हूं, मैं अपनी बात को सेंटेंस थ्रू ही रख लूंगा। एक सेंटेंस है, यह मेरा हंस है। अब इसका अगर हम ट्रांसलेशन करें तो हम इसको कह सकते हैं, दिस इज माई स्वान। अगर हम चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस स्वान इज माइन। अगर हमें चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस स्वान बिलोंग्स टू मी। या चाहे तो हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई ओन दिस स्वान। फिलहाल तो मुझे इतना ही बातें आ रही है दिमाग में, लेकिन आप सोचने पे आओ तो क्या कुछ हो सकते हैं और तरीके भी इसमें निकल के आ जाए। अब देखो, आपने कहा दिस इज माई स्वान, आपने यहां दिस को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया है। अच्छा, यहां पे इस दिस को आपने प्रोनाउन नहीं बल्कि मिडिएटर बना दिया स्वान का। सिंपल सी बात है। अच्छा, इस दिस, दोनों दिस के फंक्शन में आप देख लो क्या अंतर है। फिर आप यहां देख रहे हो कि यहां पे माई लिखा गया है जो कि पजेसिव डिटर्मिनर है स्वान के लिए।
लेकिन आप जानते हो कि जब सेंटेंस में नाउन का रिपीटेशन होता है, जैसे इस वन को हमने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है दिस वन में, तो जब नाउन आ चुका है तो दोबारा फिर माई स्वान लिखने की जरूरत ना होती। अगर हम ग्रामर को ना जाने तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस वन इज माई स्वान। लेकिन जब स्वान ऑलरेडी नाउन रीयूज हो चुका है सेंटेंस में, तो फिर हम नाउन की जगह पे माई प्रोनाउन लिख दिए। दोनों की मीनिंग बिल्कुल वही है। बस देखो आप फंक्शन देख लो, यहाँ पे आपने स्वान लिखा था, लेकिन स्वान को आपने यहाँ यूज कर लिया। यहाँ पे दिस जो था प्रोनाउन था, यहाँ डिटर्मिनर हो गया। यहाँ पे माई डिटर्मिनर था, इसी माई का प्रोनाउन फॉर्म माइन आ गया। अच्छा, हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस वन बिलोंग्स टू मी। बिलोंग भी दिखाता है पोजीशन, माई भी दिखाता है पोजीशन, और माइन भी दिखाता है पोजीशन। फर्क क्या है? ये माइन क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। ये क्या है? पजेसिव डिटर्मिनर है। और सेम पोजीशन अगर हम डिटर्मिनर और प्रोनाउन से ना चाहें तो हम किसी वर्ब से भी पोजीशन दिखा सकते हैं। यहाँ पे हमने पोजीशन वर्ब से दिखाया। अच्छा, पोजीशन दिखाने के भी दो तरीके हैं। एक तो वो जिसके ऊपर पोजीशन दिखाया जाता है उसको हम बिलोंग से लिखते हैं, लेकिन जो पोजीशन दिखाता है उसको हम ओन से भी लिख सकते हैं। आई पजेस कर रहा है, यहाँ पे स्वान पजेस नहीं कर रहा है, स्वान को पजेस किया, जिसको पजेस किया गया उसके लिए बिलोंग, जो पजेस करता है उसके लिए ओन लिख देते हैं। तो ये मतलब ग्रामर की खूबसूरती है। जब आप समझते हो, जानते हो, तो ट्रांसलेशन वगैरह कुछ होता है, ये चुका, चुकी, रहा, रही, इस तरह से हम करके चीजों को कभी नहीं समझ सकते। इसमें या है, ई है, सब देखने कोई मतलब नहीं। हमें समझने की जरूरत है कि लैंग्वेज में हम क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, हम कहना क्या चाहते हैं। तो उसके कहने के जो तरीके होते हैं, अगर आपके ग्रामर अल्टीमेटली ठीक है, सब जानते हो, सारी चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है, तो फिर ट्रांसलेशन काफी आसान होता है। तो आप इंग्लिश को देखो, समझो। बच्चों को मैं हमेशा मतलब अगर बताता रहता हूँ, फिर भी एक बार मैं अपने तरफ से सजेस्ट कर देता हूँ कि बच्चे आप ग्रामर को न बस यूं ही चुटकियों में या हंसी मजाक में सीखने की कोशिश कभी भी मत किया करें। आप हमेशा ग्रामर को जब तक उसके फंक्शन, उसके ग्रामेटिकल वैल्यूज और लॉजिक न समझ पाए तब तक आप कभी भी यस नो मत किया करो। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये मेरा फ्रस्ट्रेशन था, गुस्सा था, जो मैं काफी दिनों से चीजों को लेकर सोच रहा था। मुझे लगता है कि बच्चे समझ पा रहे होंगे और आप लोग मेरी भावनाओं को जान पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।